अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आबीती एपिसोड नंबर 104 104। मत चीखो अयूब खान, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। कोई अकल की बात करो। तुम जो कुछ हो वो मैं जानता हूँ, अब भी सोच लो। अपने मुंह से कह दो कि तुमने झूठ बोला है। अगर मैंने छापा मारा और यहाँ की तलाशी ली और कुछ भी बरामद ना हुआ तो तुम खुद थानेदार रह चुके हो, अच्छी तरह जानते हो कि झूठी रिपोर्ट देकर दूसरों को खराब करवाने पर कौन सी दफा लगती है और उसकी सज़ा क्या है। घोड़ी की चोरी की सज़ा से तो तुम फिर भी नहीं बच सकोगे। अयूब का रंग उड़ गया और वो कुछ कहने लगा था कि उसके होंठ कांपे और फिर उसने हिचकी सी ली और कुछ कह नहीं सका। तुमने बहुत बड़े पहाड़ से टक्कर ली है अयूब, सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान ने कहा। पहले सोच लेना था कि तुम किन लोगों से टक्कर ले रहे हो। तुम्हारी किस्मत। मैं आपको वो बातें सुना रहा हूँ जो मुझे बाद में बताई गई थीं। जितने दिन पुलिस वहाँ रही उतने दिन उधर से कोई भी उस मकान में नहीं आता था जिसमें मुझे और अयूब की बहन सायरा को छुपा कर रखा गया था। मैं हर लम्हा चौकस और चौकन्ना रहता था। मैं चूंकि पुलिस में रह चुका था इसलिए मैं वहाँ के हर आदमी को शक की निगाह से देखता था और हर आहट को पुलिस की या पुलिस के किसी मुखबर की आहट समझता था। तजम्मुल और मुनव्वर शायद इस खुश फहमी में मुब्तला थे कि उनकी इतनी वसीओ अरीज जागीर पर जितने लोग काम करते हैं वो उनके ज़र खरीद गुलाम हैं। मुझे पूरी तरह एहसास था कि इन्हीं मज़ाराओं और नौकरों चाकरों में पुलिस के एक दो मुखबर ज़रूर होंगे। मैंने ये देख लिया था कि मैं जिस घर में रह रहा था उस घर के अफराद मुकम्मल तौर पर वफादार और काबिल एतमाद थे। दो ही तो आदमी थे और दोनों भाई थे। एक शादीशुदा और उसकी बीवी अपने माँ बाप के यहाँ गई हुई थी। उस आदमी को कह दिया गया था कि अभी वो अपनी बीवी को वापस ना लाए। खतरा एक ही था जिसे मैं अयूब के घर से उठा लाया था, ये उसकी बहन थी। अगवा की हुई औरत को छुपा कर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। अगवा कर लाना तो इतना मुश्किल नहीं होता। अगवा करके उससे ये तवक्का रखना कि वह चुपचाप बैठी रहे ख्वाब देखने के बराबर होता है। लेकिन सायरा ने मुझ पर साबित कर दिया था कि वह मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगी। अलबत्ता एक और लिहाज से वह मेरे लिए खतरा बन गई थी। बजाय इसके कि वो भागने और मुझे फंसाने की कोशिश करती, उसने ना भागने का इरादा करके मुझे अपना कैदी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ये उसने मेरे लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी थी। वो ऐसी कोशिश ना करती तो भी उसका बड़ा प्यार और पुरइसरार सा असेब मेरे ऊपर तारी हो चुका था। मैं एतराफ़ करता हूँ कि वो मुझ पर गालिब आ गई थी या मैंने उसे अपने आप पर गालिब कर लिया था। मुझे उस पर इतना भरोसा था कि मुझ पर कोई मुसीबत आ जाती तो वो मेरी खातर अपनी जान पर खेल जाती। उसमें अखलाकी जुर्रत थी। मैंने देख लिया था कि वो मेरे साथ जिस्मानी तलक रखने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। मैंने आपको पहले सुनाया है कि उसने मुझे एक बार चैलेंज किया था कि मैं उसके कपड़े उतार कर तो देखूं। उस वक़्त उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई थी जिसमें मेरे लिए तंज नहीं बल्कि धत्कार थी। मेरी मर्दानगी जवाब दे गई थी। ऐसी जुर्रत सिर्फ उस मर्द या औरत में होती है जिसके ज़हन पर शैतान का गलबा नहीं होता। फिर ऐसे हुआ कि वह मेरी ज़ात में जज़ब होने लगी और एक बार तो उसने ये भी कह दिया कि मुझे जान से मारकर बाहर फेंक दो, मैं खुद तो यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये भी ज़हन में रखें कि मैं इंसान था, जवान था, तंदुरुस्त व तवाना था। सायरा को देखकर और उसे अपने इतना ज़्यादा करीब पाकर मैंने एक तशंगी सी महसूस करनी शुरू कर दी। यूं भी हुआ कि रात को दिए की नाचती थिरकती
पीली रोशनी में सायरा को सोए हुए देखा तो मैं तपते हुए सहरा में जाते हुए उस मुसाफिर की हालत को समझ गया जो भटक गया हो और पानी की एक बूंद का भी दूर दूर तक पता ना हो। प्यासे हलक में कांटे चुभते हुए महसूस करते हैं, मैं अपने रूह में चुभन महसूस करने लगा था। सायरा ने मेरी जात में एहसास को बेदार कर दिया था। मैं एक औरत की रफाकत के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। औरत माँ भी होती है, बहन भी और बेटी भी, और औरत रफीका हयात भी होती है। सायरा को मैं देखता था तो मुझे उसके चेहरे में और उसके सरापे औरत के सारे ही रूप नजर आ जाते थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। मैं भटक गया हूँ। मैं बात कुछ और सुना रहा था और यादों के झक्कड़ मुझे किसी और तरफ ले गए हैं। आज सायरा इस बढ़ापे में, जबकि मेरे हाथ भी कांपते हैं, सर भी हिलता है, याद आई है तो यूं लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अपने आप पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। यादों के इतने हसीन जाल से बड़ी मुश्किल से निकला हूँ और आपको सुनाता हूँ कि फिर क्या हुआ। दोनों थानेदार सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद और इंस्पेक्टर राजा शेर खान ने उस वारदात का सारा वजन अयूब पर डाल दिया और उसने जो जायज और बिल्कुल सच्चे इल्जाम हम पर आयद किए थे वो वापस उसी के मुंह पर जा लगे और उसका रंग रूप ही उड़ गया। लेकिन अयूब से ये तवक्का नहीं रखी जा सकती थी कि वो हथियार डाल देगा। वो सिर्फ थानेदार ही नहीं रह चुका था बल्कि बड़ा काइयां और बदमाश किस्म का थानेदार था। उसके शहर का थानेदार सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद अक्ल वाला अफसर था और उसने भी महसूस कर लिया होगा कि यह मामला इतनी आसानी से गोल नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले सुनाया है कि अनवर अली सैयद ने अयूब, तजम्मुल और मुनव्वर को इकट्ठे बिठा लिया था और ये बातें उस मीटिंग में हो रही थी। अनवर अली सैयद तजम्मुल को वहां से उठाकर बाहर ले गया। तजम्मुल भाई, उसने कहा, इस पर खुश ना होना कि अयूब ढीला पड़ गया है। ये ना भूलना कि यह शख्स किसी और किस्म का थानेदार रह चुका है और इसे जरा सा भी मौका मिल गया तो ये हम सबको नचा देगा। मैं पूरी तरह मान नहीं रहा कि अयूब ने नाटक खेला है और अगर उसने ऐसा करना होता तो कोई और तरीकाकार इख्तियार कर सकता था। नाटक खेलने के लिए शहर से इतनी दूर यहाँ आना, अंदर बंधी हुई घोड़ी खोल कर ले जाना और चोरी की घोड़ी लिए हुए थाने में पहुंच जाना नाटक नहीं हो सकता। कुछ न कुछ हकीकत जरूर है। ये भी सोचो कि मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर, जो मुल्क के एक और सूबे का मफरूर है, यहाँ इतनी दूर कैसे आ सकता है। ये तो अयूब भी सोच सकता था कि इतनी दूर के मफरूर का नाम लूंगा तो पुलिस यकीन नहीं करेगी। उसने सिकंदर को यहाँ कहीं देखा है या उसके किसी दोस्त ने देखा है, वरना ऐसा झूठ ना बोलता जो नाकाबिले यकीन होता। उसने तो ये भी कहा है कि सिकंदर उसके घर आया था। जनाब शाह साहब, तजम्मुल ने कहा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि हमारे घर की और जिस जिस जगह आप चाहते हैं उस जगह की तलाशी लें। हमने सिकंदर को जेब में तो नहीं रखा, ना हमने उसे किसी ट्रंक या सूटकेस में रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि तलाशी में कुछ बरामद ना हुआ तो। चौधरी तजम्मुल सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जरा होश में आओ। तुम जो कुछ कह चुके हो वो मैंने सुन लिया था। मैंने जो कुछ कहा था वो तुम्हें याद होना चाहिए। ये मामला मामूली सी वारदात का नहीं, ये ऐसे मफरूर मुलजम की गिरफ्तारी का मामला है जिसके लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर है। उससे अंदाजा करो कि अंग्रेज उसकी गिरफ्तारी को कितना जरूरी समझते हैं। मैं छोटी मोटी वारदातें गोल कर सकता हूं, ये मामला मेरे बस से बाहर है। कल तक पुलिस कप्तान भी यहां आ सकता है। तलाशी तो मैंने हर हाल में लेनी है, खवा ये रस्मी ही हो। अगर मैं ये कार्रवाई नहीं करूंगा, यानी खाना तलाशी नहीं लूंगा, तो अयूब मुझे फंसा सकता है और तुम्हारे इलाके का ये थानेदार भी अफसरों के कहने पर यही बयान देगा कि खाना तलाशी नहीं हुई थी।
तुम्हारा बार बार ये कहना कि कुछ बरामद ना हुआ तो मेरे खिलाफ चारा जोई करोगे, ये तुम्हारा वहम है। मफरूर मुल्ज़म को पकड़ने के लिए पुलिस किसी भी वक्त कहीं भी बगैर वारंट के छापा मार सकती है और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ किसी की सुनवाई नहीं हो सकती। और ये भी ख्याल रखो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई इंस्पेक्टर फजल हुसैन साहब का भी ख्याल कर रहा हूं। उनके साथ मेरी सलाम दुआ ना होती तो भी हम पुलिस वाले एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना। तुम देख रहे हो कि मैं खुद ही तुम्हें बचाने के लिए अयूब को चक्कर दे रहा हूं। तुमने अगर टांग अड़ाई तो मैं सही किस्म का थानेदार बनकर दिखाऊंगा। तजम्मुल ने अच्छा किया कि खामोश हो रहा। अनवर अली सैयद ने ठीक कहा था कि पुलिस किसी भी मफरूर मुल्ज़म को पकड़ने के लिए छापा मार सकती है और ज़रूरी नहीं कि कुछ बरामद भी हो। मैं जिन दो भाइयों के घर में छुपा हुआ था उनमें से एक वहां गया हुआ था जहां पुलिस ने डेरा डाल रखा था। वो देखने गया था कि वहां क्या हो रहा है। सूरज गुरूब हो चुका था जब वो वापस आया और उसने मुझे बताया कि पुलिस ने चौधरियों की हवेली की खाना तलाशी शुरू कर दी है। मनव्वर ने मौका निकालकर उस आदमी की जुबानी मुझे यह पैगाम भेजा था कि पुलिस तलाशी ले रही है और मैं होशियार हो जाऊं। मुझे यह फायदा हासिल हो गया था कि रात आ गई थी और मैंने उन दोनों भाइयों में से एक को घर से बाहर यह समझाकर भेज दिया कि दूर से उसे पुलिस आती नजर आए तो वह छुपता हुआ वापस आकर मुझे बताए। चांदनी साफ थी, दूर से आता हुआ आदमी नजर आ सकता था या आने वालों की आवाजें सुनाई दे सकती थी। मैंने सायरा से कहा कि वो भागने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल तैयार हूं, उसने कहा। ये सोच लो सायरा, मैंने कहा, ऐसा ना हो कि पुलिस के आने की इतला मिले तो तुम पुलिस की तरफ उठ दौड़ो और कहो कि वो जा रहा है सिकंदर। सायरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और चेहरा ऊपर करके मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी आंखों के तासरात को मैं इस तरह बयान करूंगा कि उसकी आंखों में वो मोहब्बत थी जिसे मौत भी फना नहीं कर सकती। उसने जुबान से कुछ भी ना कहा और मैं उसकी नजरों का पैगाम समझ गया। मेरी हंसी निकल गई और उसके साथ ही मैंने महसूस किया कि मेरी ये बेइख्तियार हंसी एक नादान से बच्चे की हंसी थी जिसका कोई मतलब नहीं होता। सायरा एक नशा बनकर मुझ पर तारी हो गई थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि यह धोखा भी हो सकता है और ये लड़की मुझ पर अपने हुस्न का जादू तारी करके मुझे पकड़वा भी सकती है। मुझे यह भी ख्याल आया कि इस लड़की ने अगर मेरे साथ धोखा किया और मैंने जरूरत समझी कि इसे खत्म कर दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इंसान जब भी मजबूर होता है अपने आप से ही मजबूर होता है। दूसरों की पैदा की हुई मजबूरियों और मुश्किलात पर इंसान हिम्मत करे तो काबू पा सकता है। अपना सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद ही होता है। मेरे सामने यही मसला आन खड़ा हुआ। उस आदमी को आगे भेजकर मैं भी छत पर जाकर बैठ गया और मैं इस तरह बैठा कि कोई मुझे देख ना सके। सायरा से मैंने कहा था कि वो सेहन में रहे, लेकिन कुछ देर के बाद वो ऊपर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बाकी रात छत पर बैठे और ऊँघते गुजर गई। सायरा ज्यादा देर तक ना जाग सकी। उसने मेरे जानों पर सर रख लिया था और कच्चे फर्श पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। उसकी इस किस्म की हरकतें और वराफ्तगी मुझे यकीन दिलाती थी कि मुझे धोखा नहीं देगी। फिर भी मेरे लिए जरूरी था कि चौकस रहूं। उसके बाद जो मुझे खबरें मिली वो वक्तन फौक्तन जो कुछ होता रहा वो आपको मैं पहले ही सुना देता हूं। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान को साथ लेकर बड़ी हवेली, उससे मुल्हका मकानों और उन मकानों की भी तलाशी ली जहां रात को मवेशी बांधे जाते थे और भूसा, चारा और खेती बाड़ी का सामान रखा जाता था। अनवर अली सैयद उस मकान तक भी गया जहां पहले मुझे छुपाया गया था और जहां मैंने सायरा को अपने साथ रखा था। उस मकान के बाहर ताला लगा हुआ था और उसने ताला खुलवाया और सारे मकान में घूम फिर कर देखा।
मुझे बताया गया कि उस कमरे में उसने ज्यादा देर लगाई जिसमें मैं और सायरा रह चुके थे। उस मकान से बाहर आकर वो तजम्मुल और मुनव्वर को अलग ले गया। दोनों चौधरी गौर से मेरी बात सुनो, अनवर अली सैयद ने तजम्मुल और मुनव्वर से कहा। तुमने शायद सोचा भी हो कि मैं इस मकान तक कैसे पहुंच गया हूं। तुम्हारी हवेली से ये मकान दूर है और ये इस गांव में है। मैंने तुम में से किसी से नहीं पूछा कि यह मकान तुम्हारा है। मैं सीधा इस मकान में आया हूं और इससे तुम्हें मालूम होना जाना चाहिए कि तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी जमीन के नीचे कोई आदमी है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूं कि मफरूर मुल्ज़म को मेरे हवाले कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि एक खतरनाक मफरूर मुल्ज़म को पनाह देने के जुर्म के साथ साथ तुम पर अगवा, हब्से बेजा और आबरू रेजी के मुकदमे भी बन जाएं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका कोई मुखबर यहाँ नहीं है, तजम्मुल ने कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई मफरूर मुल्ज़म यहाँ नहीं है। अगर आपका शक रफा नहीं होता तो आप अपने उसी मुखबर से रास्ते पूछते रहें जो हमारी ज़मीनों के नीचे से आपकी रहनुमाई कर रहा है। तुम्हारी मर्जी, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। मैंने आपको पहले बताया है कि इस जागीर में पुलिस के एक दो मुखबर ज़रूर होते हैं। जब मैंने ये सुना कि सब इंस्पेक्टर वहाँ तक पहुँच गया था तो मैं हैरान तो बिल्कुल ना हुआ, परेशान ज़रूर हुआ कि वो जगह तो ढकी छुपी हुई थी और ये शख्स वहाँ भी पहुँच गया था। ये तो ज़ाहिर था कि ये मुखबर उसके नहीं थे, क्योंकि वो शहर के थाने का SHO था और ये इलाका उसके थाने के इलाके से 2 थाने दूर था। ये मुखबर सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान के थे। मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया था कि मैं और ज़्यादा एहतियात करूं। रात को ये खाना तलाशी हुई थी। सुबह अनवर अली सैयद राजा शेर खान के थाने में चला गया। वो अयूब, तजम्मुल और मुनव्वर को भी साथ ले गया था। उसने तजम्मुल से कहा था कि वो घोड़ी रख ले। तजम्मुल ने घोड़ी रखने से इनकार कर दिया और कहा था कि यह घोड़ी चोरी हुई है और मुल्ज़म पुलिस के पास है। उसने अकबाले जुर्म भी कर लिया है कि घोड़ी यहाँ से खोल कर ले गया था। अगर आप मेरी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर डालें और वो वाकयात याद करें जो मैं सुना चुका हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि मैं ऐसे इंतहाई दुश्वार हालात में से भी गुजरा हूँ जहाँ कोई आम आदमी शायद जिंदा भी ना रह सके। मैं जंगलों में से तनहा रात के वक्त भूखा प्यासा गुजरा, सैलाब में तैरता दूर तक निकल गया। लेकिन अब जबकि मैं एक मकान में छुपा हुआ था, मेरे इर्द गिर्द दीवारें, ऊपर छत थी और मेरे मेज़बानों ने मेरी हिफाजत का इंतज़ाम भी कर रखा था। मैं इतना ज़्यादा बेचैन और परेशान था कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह यह थी कि मैं कोई हरकत नहीं कर रहा था। कभी ये अफसोस भी होता था कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के लिए मुसीबत और बेइज्जती का बाइस बन गया हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कोई जरिया और कोई तरीका सूझता नहीं था। मैं अब इस इंतज़ार में था कि तजम्मुल और मुनव्वर का बड़ा भाई इंस्पेक्टर फजल हुसैन आ जाए और उसे तार दिया जा चुका था। मुझे इत्तला मिली कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन आ गया है। वो अपने घर आया था। उसे पता चला कि सब लोग थाने गए हैं, तो वो थाने जा पहुंचा और वहां उसकी दोनों थानेदारों के साथ जो बातें हुई वो मुझे पूरी तफसील से बाद में मालूम हुई थी। वो तो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें थी। मैं आपको आपकी दिलचस्पी की और अपनी आप बीती की ज़रूरत की बातें सुनाता हूँ। इंस्पेक्टर फजल हुसैन थाने में जाता ही दोनों थानेदारों पर बरस पड़ा और उसने पूछा कि यह क्या मामला है, आपको किस तरह इत्तला मिली है। अनवर अली सैयद ने फजल हुसैन से पूछा। उन्होंने मुझे तार दिया था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने जवाब दिया, मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि हुआ क्या है। यहाँ आकर पता चला कि मेरे घर की और मेरे नौकरों के घरों की खाना तलाशी हुई है। आप बताओ क्या बात है। उसने अयूब की तरफ देखा और हैरान सा होकर पूछा, आप सब इंस्पेक्टर अयूब तो नहीं? हमारी मुलाकात कहीं हुई थी? एक दफ़ा नहीं, हमारी मुलाकात 4-5 दफ़ा हो चुकी है, अयूब ने कहा। 1-2 बार हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में मिले थे और 2 या 3 बार सेशन कोर्ट में मुलाकात हुई थी। अच्छा, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा।
आप वो अयूब तो नहीं जिसे 2 साल की सजा हुई थी? ये वही है, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। यहाँ क्या कर रहा है? फजल हुसैन ने पूछा। इसी से तो सारा फसाद शुरू हुआ था, सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान बोला। आप जरा बैठें तो सही, तबीयत को जरा ठंडा करें, हम आपको सारा वाकया सुनाते हैं। खुदा की कसम फजल हुसैन साहब, अनवर अली सैयद ने कहा, मुझे हर वक्त आपका ख्याल और लिहाज रहा, वरना मैं तो दोनों थानों की नफरी से यहाँ छापा मारता। मैंने खाना तलाशी भी रात के वक्त की। अब आप पूरा वकूआ सुने। मेरे दोनों भाई यहाँ थाने में हैं, फजल हुसैन ने कहा। मुझे कुछ इल्म नहीं कि यह क्या मामला है, मेरा जहन बिल्कुल खाली है। मैं आप दोनों थानेदारों से सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा कि मुझे सही बात बताएं। अनवर अली सैयद ने उसे तमाम तर वाकया सुना दिया और ये वाकया सुनाने से पहले उसने अयूब, तजम्मुल और मुनव्वर को अपने दफ्तर से बाहर भेज दिया था। फजल हुसैन साहब, अनवर अली सैयद ने सारा वाकया सुनाकर कहा, आप मुझसे सीनियर ही नहीं बल्कि मैंने दिल में आपको बड़े भाई का दर्जा दे रखा है। मुझे और राजा शेर खान को पूरी तरह एहसास है कि आप एक तो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और दूसरा ये कि आप मुअज़्ज़ज़ आदमी और इस इलाके पर रोब दाब रखने वाले खानदान के सरबराह हैं। और जिस शख्स ने आपसे टक्कर ली है ये बड़े बुरे अखलाक का सजा याफ्ता आदमी है। लेकिन आप ये सोचें कि सिकंदर का मेरे साथ या मेरे खानदान के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। ये ना समझना कि मैं 10,000 रुपये के लालच में उसे पकड़ना चाहता हूँ, बल्कि असल वजह यह है कि उस मफरूर ने मुझे चैलेंज किया था, वो मेरे हाथ से निकल गया था और उसने पैगाम भेजा था कि मैं तुम्हें दूर से गोली नहीं मारूंगा, उठा कर ले आऊँगा। और मैंने उसके जवाब में ये पैगाम उसे भेजा था कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, जिंदा गिरफ्तार करूँगा। उन थानेदारों के दरमियान वही दलील बारी होती हुई जो तजम्मुल और मुनव्वर मेरी हदायत के मुताबिक कर चुके थे, वही बातें उन सब ने दोहराई। मैं आप लोगों से ज्यादा बहस नहीं करूंगा, फजल हुसैन ने कहा। मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जा रहा हूं और वहां बात करूंगा। आप दोनों अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। मेरे भाइयों को गिरफ्तार करना है तो अयूब को रस्सागिरी के इल्जाम से बरी करना है तो कर दें। बाकी रहा एक मफरूर मुल्ज़म को पनाह देने का इल्ज़ाम, तो उसके मुतल्लिक आपने जो भी करना है करें, मैं जानूं और एसपी साहब जाने। फजल हुसैन बाहर को चल पड़ा। दोनों थानेदारों ने उठकर उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों में आज भी ये दस्तूर है कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उस वक्त ये भाईचारा और ज्यादा गहरा हुआ करता था। यूं नाराज होकर ना जाएं, सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने फजल हुसैन से कहा और कुर्सी पर बिठा दिया। कहने लगा, इस अयूब बदमाश को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हालांकि मैंने इसे मुखबरी की खातिर दोस्त बनाया हुआ है। लेकिन भाई फजल हुसैन साहब, इस रिपोर्ट का क्या करूं कि सिकंदर आपकी जागीर में मौजूद है। आप तजर्बेकार हैं, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आप जानते हैं कि सिकंदर आम किस्म का डाकू नहीं, वो बड़ा खतरनाक मफरूर है और एक डीएसपी को कत्ल करके भागा है और पुलिस की हिरासत से भी निकल गया था। क्या एसपी और डीएसपी मेरी ये बात मान लेंगे कि वो यहाँ नहीं है? आपने खाना तलाशी ले ली है ना भाई फजल हुसैन साहब, अनवर अली सैयद ने कहा। ये खाना तलाशी जो मैंने ली है बिल्कुल रस्मी थी। मैंने अभी एक और इलाका तो देखा ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि सिकंदर अगर यहाँ है तो उसे बरामद ना कराएं, इतना ही करें कि उसे निकाल दें और झूठ मूठ उसे कह दें कि फलां गांव में वो फलां आदमी के पास चला जाए, उधर हमें बता दें, मैं उसे रास्ते में पकड़ लूंगा। अगर वो ये बयान देगा कि आपके भाइयों ने उसे पनाह में रखा था तो मैं उसके इस बयान पर लकीर फेर दूंगा। शाह साहब, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, मैं आपके ज़हन से जो शक निकालना चाहता था वो नहीं निकला। ये तो सोचो कि मेरा भाई इतनी दूर का मफरूर मेरे भाइयों के पास कैसे आ गया। आपने खुद मुझे बताया है कि मेरे भाई ना अयूब को जानते हैं ना सिकंदर को। अगर मेरे छोटे भाई ने शहर की एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर ली थी जिसके मतलब बाद में पता चला कि मफरूर सिकंदर की वो खालाजाद बहन है, तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरे छोटे भाई की शादी सिकंदर ने करवाई थी।
और इस रिश्ते की वजह से मेरे भाई ने सिकंदर को पनाह में रखा था। आप खासे सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं, राजा साहब भी अनाड़ी नहीं, खुद ही गौर करें। और आपने जिस इलाके की खाना तलाशी नहीं ली उस इलाके में भी चले जाएं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं एसपी साहब से आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि आपकी तारीफ करूंगा कि आपको मशकूक सी रिपोर्ट मिली तो उस पर भी आपने फौरन अमल किया। मैं आप दोनों के खिलाफ एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकालूंगा।